करने जा रहे हैं वो है चोक कुंडली, चोक कॉइल। तो क्या होती है चोक कॉइल, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखें, जो आपके घरों में जो बिजली आती है, जो हाउस होल्ड करंट होता है ना, वो कितने वोल्ट का आता है? 220 वोल्ट। इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। वो VRMS वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो जो घरों में करंट आता है वो 220 वोल्ट का करंट आता है, ठीक है। लेकिन आपके घरों में कुछ इक्विपमेंट ऐसे भी होते हैं जिनको, कुछ मतलब उपकरण, घरेलू उपकरण ऐसे भी होते हैं जिनको 220 वोल्ट रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर पूरी 220 वोल्ट अगर पोटेंशियल उनको दे दिया जाए 220 वोल्ट का, तो वो फट सकता है। लाइक ट्यूबलाइट, आपके घरों में एक ट्यूबलाइट आपने देखी होगी ना, मरकरी ट्यूब जिसको बोलते हैं, लंबी सी रॉड जिसको बोलते थे। तो उसमें देखो आप, उसमें अगर 220 वोल्ट करंट आप भेज दें तो फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स के लिए आपको 220 वोल्ट करंट को कम करना पड़ता है। वो 220 वोल्ट जो आ रहा है उसको कम करना पड़ता है। तो कैसे करें उसको कम? एक ऑप्शन है आपके पास, आप क्या लगा दो? रेजिस्टेंस लगा दो, यानी प्रतिरोध लगा दो। यहाँ ट्यूब है, ट्यूब के साथ एक प्रतिरोध कनेक्ट कर दो, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दो। तो रेजिस्टेंस अगर आपने लगाया, सपोज ये आपकी कॉइल थी, इस कॉइल में आपने क्या कर दिया? रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, आर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब पावर अगर निकालें तो P इक्वल टू क्या होता है? VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, यही तो होता है। cos फाई यहाँ पर शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर होता है। लेकिन R के केस में बच्चों हमने कल पढ़ा था, जो पावर फैक्टर होता है मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? क्योंकि R के केस में जो V और I दोनों एक ही समान कलम होते हैं, सेम फेस में होते हैं। इसका मतलब जो फाई होता है यहाँ पर 0 होता है, फाई 0 होता है, तो क्या हो जाएगा? cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, यानी पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक मैक्सिमम आ जाएगा। शक्ति गुणांक मैक्सिमम आ जाएगा तो शक्ति व्यय क्या होगा? सबसे ज्यादा शक्ति व्यय होता है। यानी यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी, यहां से एनर्जी का मतलब लॉस हो जाएगा एक हिसाब से। अगर आपने केवल अगर सर्किट, अगर इसके साथ आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो इसको तो कम करंट मिलेगा, अच्छी बात है, बट उसमें से आपका 220 वोल्ट में से जितना ही खाएगा वो खाली आपका वेस्ट हो जाएगा। तो एनर्जी भी वेस्ट ना हो और इसको जितनी वोल्ट चाहिए उतनी मिल भी जाए। तो इसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए बच्चों एक उपाय है, उसको बोलते हैं चोक कुंडली। चोक कुंडली विशेषकर बेसिकली कुछ नहीं है, चोक कॉइल कुछ नहीं है। चोक कॉइल एक आपका LR सर्किट ही है, जिसमें L और R को किस में जोड़ देते हैं? हम सीरीज में जोड़ देते हैं। LR सर्किट को सीरीज में जोड़ो आप LR को, वो चोक कुंडली बन जाता है। सपोज देखो बच्चों, ये ट्यूब है, इसमें क्या जोड़ रहा हूं मैं? इसमें मैं एक R जोड़ देता हूं और साथ में क्या जोड़ देता हूं? एक L जोड़ देता हूं, कॉइल जोड़ देता हूं। तो क्या होगा? क्या होगा? ये R है, ये L है। अब आप देखें इस केस में जब दोनों कंबाइंड होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या नहीं, दोनों का आपस का मिलजुल कर जो प्रतिरोध होता है उसको हम क्या बोलते थे? जेड, प्रतिबाधा। बोला था मैंने इंपीडेंस। अगर RL मिक्स हो जाते हैं तो दोनों का जो कंबाइनिंग रेजिस्टेंस होता है, मतलब संयुक्त प्रतिरोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परिपथ की प्रतिबाधा जेड बोलते हैं। तो जेड हमें मैक्सिमम चाहिए, जेड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर जेड जितना ज्यादा होगा, यानी इस टोटल परिपथ की प्रतिबाधा यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, तो उतना ही कम करंट इसको मिलेगा। जितना पोटेंशियल चाहिए था इस ट्यूब को उतना मिल जाएगा। तो इसका मतलब जेड आपको मैक्सिमम चाहिए, लेकिन साथ में बच्चों ये आर आपको मिनिमम चाहिए। आर जितना कम होगा पावर फैक्टर उतना ही कम होगा। तो आर आपको मिनिमम चाहिए, जेड आपको मैक्सिमम चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या होता है बच्चों। आपने पढ़ा होगा क्या होता है? cos फाई। अगर आप इस केस में अगर आप पावर फैक्टर निकालें, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू R बटे जेड हमने कल पढ़ाया है। तो यहां से देखें हम, cos फाई इक्वल टू हो जाएगा R बाई जेड की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट क्या होती है इस केस में? XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो सब कल करे हमने, हाँ, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर, ठीक है। तो यहां से देखो ये हो जाएगा, अगर मैं ऐसे R स्क्वायर कॉमन ले लूं, R स्क्वायर कॉमन ले तो अंडर रूट से बाहर R आ जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा? R स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो R स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे ना, प्लस ये 1 बन जाएगा। समझ में आएगा बात? R स्क्वायर कॉमन ले लिया, R स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आए तो ये कैंसिल हो गए, तो 1 बाई, अब यहाँ R स्क्वायर तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो x बाई R का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, चोक कुंडली में क्या होगा? चोक कुंडली में जो R होगा वो बहुत 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 कम होगा, इट विल बी वेरी लेस। अगर R कम है, R बहुत कम है, R अगर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बहुत कम है
है ना। तो अगर प्रतिरोध बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ये लगभग टेंस टू जीरो है। आर लगभग आप कह सकते हैं टेंस टू जीरो है, लगभग जीरो है। तो मतलब ये क्वांटिटी इन्फिनिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, क्योंकि 1 इतना बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, तो इसका मतलब टोटल नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब आपका cos फाई की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, यहाँ से जीरो आ जाएगी। इस केस में, किस केस में, जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो, ये मैक्सिमम हो, टोटल जेड मैक्सिमम हो, आर मिनिमम हो जाएगा, तो उस केस में अगर आप कॉस फैक्टर, शक्ति गुणानी पावर फैक्टर निकालना है, तो वो लगभग कितना आ जाता है, जीरो। यानी पावर फैक्टर लगभग जीरो हो जाएगा, तो जो पावर आएगी वो बहुत कम आएगी, यानी यहां से जो शक्ति व्यय होगा, यहाँ पर बहुत कम शक्ति व्यय होगा। इस केस में ये चौकुंडली है, शक्ति व्यय है ना, जो पावर का लॉस ऑफ पावर हो जाएगा बहुत कम होगा, इसको भी वोल्टेज मिल जाएगी, पावर लॉस भी नहीं होगा, है ना। इस कारण से हम जो ट्यूब्स आते हैं उनमें हम क्या ऐड कर देते थे, हम चोक लगा देते थे, जिससे क्या हो जाता है, जिसको जितना पावर इसको चाहिए उतना मिल जाती है ना वोल्टेज, और इसमें पावर का लॉस भी नहीं होता था। तो ये था चोक कुंडली का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉइल। आई थिंक समझ में आपको आ गया। अब हम इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, इसको पहले नोट कर लिया ना। तो इसमें हम अगला कर रहे हैं, अगला हम इसमें करेंगे, अब हम एक तीसरा टाइप का सर्किट, अलग टाइप का सर्किट हम करने जा रहे हैं। हम सर्किट्स पढ़ रहे थे, बताया था, आज ही बता रहा हूं। नेक्स्ट सर्किट आज हमारा जो है वो है LCR सर्किट। LCR सर्किट, इनको हम सीरीज में ऐड करेंगे। तो कोई LCR सर्किट आपके पास है, उसके लिए हम देखते हैं क्या क्या इक्वेशन बनती है V और I की। सपोज दिस इज L, सबसे पहले आपने सर्किट में L कनेक्ट किया है, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और इसका आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और इसको आपने AC सोर्स सेट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा, इसका अगर आप वो ले कितना, सब जो करंट किसी इंस्टेंट में जो करंट बह रहा है वो ऐसा बह रहा है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका जो पोटेंशियल है वो VL मान लेते हैं, इसका VC मान लेते हैं, एंड इसका VR मान लेते हैं। अब अगर केवल और केवल रेजिस्टेंस होता है सर्किट में, तो रेजिस्टेंस और करंट सेम फेज में होते हैं, पढ़ा था। तो अगर इसकी इक्वेशन ये, तो रेजिस्टेंस की सॉरी पोटेंशियल की इक्वेशन भी क्या होगी आपकी, वही रहेगी, VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो है। एंड अगर सर्किट में केवल और केवल L है, तो जो VL होता है वो करंट से π/2 आगे होता है। VL करंट से π/2 आगे होता है, हमने फेजर डायग्राम किया था। VL करंट से π/2 आगे होता है, अग्रगामी होती है विभवांतर, यानी धारा पश्चगामी होती है, π/2 पीछे होती है 90 डिग्री। तो अगर VL के लिए इक्वेशन निकाला तो हो जाएगा बच्चों V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। वैसे अगर VC के केस में करें, तो VC के केस में जो V होता है वो ऐसा उल्टा था ना, तो V नीचे होता था, कितना π/2 पीछे होता है करंट से। ठीक है ना, तो हम पढ़ सकते हैं VL इक्वल टू VC इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, क्या यहां VL सॉरी VL आगे होगा, सॉरी यहां पर माइनस ओमेगा टी माइनस π/2, इस केस में पीछे होता है। ठीक है, और R के केस में जो ये शिखर मान पीक वैल्यू, इसको V नॉट R, L के केस में इस पीक वैल्यू को हम V नॉट L, और C के केस में इसको V नॉट C बोल देते हैं। अब इसका हम एक फेजर डायग्राम बच्चों बनाए। फेजर डायग्राम में अगर आप देखें, सपोज फेजर डायग्राम में करंट और रेजिस्टेंस तो सेम फेज में रहते हैं, ये करंट है तो रेजिस्टेंस भी V नॉट R भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन V नॉट L 90 डिग्री आगे होता है। फेजर डायग्राम में हमने देखा था, यहाँ को V नॉट L हो जाएगा, और V नॉट C 90 डिग्री पीछे होता है, V नॉट C आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे कुछ केसेस बनेंगे बच्चों। केसेस ये बनेंगे, एक केस नंबर 1 लेते हैं पहले, केस फर्स्ट ऐसा है व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC। VL का पोटेंशियल VC के पोटेंशियल से ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसका मतलब इट इंप्लाइज इसका जो प्रतिरोध है XL जो है वो XC से क्या है, बड़ा है। अगर ऐसा है V नॉट L V नॉट C, सॉरी V नॉट लिख लो इसको, V नॉट L V नॉट C से अगर बड़ा है, तो उस केस में इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, VL माइनस VC होगा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा V नॉट L
माइनस वी नॉट सी, और आर आपका यहां पर रहेगा वी नॉट आर। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब इन दोनों का जो परिणामी रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल वो वी नॉट इस साइड में होगा, और 5 डिग्री आगे मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब अगर यहां से बच्चों वी नॉट निकाले, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हियर वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी होल स्क्वायर, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट। अब वी आर वी नॉट आर क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा था इसमें आई नॉट आर के बराबर होता है ना, तो वी नॉट इज इक्वल टू पढ़ा था हमने आई नॉट आर के केस में, एल के केस में आई नॉट एक्स एल, सी के केस में आई नॉट एक्स सी, ये हमने पढ़ा था। तो वी नॉट आर की जगह हम आई नॉट आर रख सकते हैं बच्चों, आई नॉट आर होल स्क्वायर प्लस वी नॉट एल की जगह आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी होल स्क्वायर। आई नॉट में कॉमन ले रहा हूं बच्चों, बाहर आ जाएगा, यहां अंडर रूट के अंदर बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी कहीं ना कहीं आर को रिजेंबल करेगी नहीं करेगी, क्योंकि वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू समथिंग रेसिस्टेंस होता है, तो ये कम से कम कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस को ही डिनोट करेगा। इसको मतलब इस टोटल क्वांटिटी को मैं जेड मान लेता हूं, तो जगह आई नॉट इंटू जेड, जेड को हम क्या बोल देते हैं, इंपीडेंस, प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा जेड हो जाती है। तो ये जेड आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये है जेड की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट सॉरी एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहां पर भी देखें करंट आपका इस साइड में है, तो अभी भी आप देखें अगर VL VC से बड़ा है तो उस केस में जो पोटेंशियल होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल, वो करंट से फाई आगे होगा। अभी भी अग्रगामी, अभी भी धारा क्या है, पश्चिमगामी, तो आप लिखोगे करंट लैग्स बाय फाई। तो अभी भी करंट जो है वो 5 डिग्री पश्चिमगामी होगा परिणामी विभवांतर से। बात समझ में आ गई? ये था आपका पहला केस। अगर इस फाई को निकालना चाहें तो tan फाई की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। tan फाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखो ये अगर v नॉट एल और v नॉट सी है, तो इसको हम आई नॉट एक्सएल आई नॉट एक्स सी यानी एक्सएल माइनस एक्स सी कर सकते हैं, इसको z कर सकते हैं, इसको r कर सकते हैं। बताया था मैंने फेजर डायग्राम में इसका, इस स्लाइड पे। इधर अगर r है, इधर अगर एक्सएल माइनस एक्स सी है, तो यहां पर आपका z होगा। तो आप tan फाई अगर निकालना चाहें तो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ये है, इसको यहां रख दो, तो एक्सएल माइनस एक्स सी, तो क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय बेस कितना है आपका r है। तो यहां से आप tan फाई निकाल सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं, फेज निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द केस, ये केस है व्हेन V नॉट एल इज ग्रेटर देन V नॉट सी, यानी इसका पोटेंशियल पीक वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल और इसकी पीक वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल क्या हो, इसकी ज्यादा हो इसकी कम हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो करंट है वो लैग्स बिहाइंड बाय 5 डिग्री, करंट 5 डिग्री पीछे होगी, धारा 5 डिग्री पीछे होगी, पोटेंशियल 5 डिग्री आगे होगा, पोटेंशियल 5 डिग्री आगे होगा। तो अगर करंट की इक्वेशन ये है तो V की इक्वेशन क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू V नॉट, बताओ, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि पोटेंशियल फाई आगे है ना, और ये V नॉट जो होगा वो ये होगा आई नॉट इंटू जेड। क्लियर है? तो ये था पहला केस। अब इसका सेकंड केस लेना जा रहे हैं। सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन VL इज लेस देन VC। सेकंड केस यहीं पे बता देता हूं, VL क्या हो, VC से छोटा हो, इसका मतलब VC बड़ा है, तो इसका मतलब XC बड़ा होगा, XC बड़ा होगा। अब नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा। अब क्या होगा, इस केस को भी मैं थोड़ा डिटेल कर ही दूं, इसी में कर लूंगी, इजी है, चलो कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब देखो थर्ड केस, सेकंड केस VL इज लेस देन VC, यानी इसका जो पीक वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इसकी पीक वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल से कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, पोटेंशियल इसका ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, अब आपका जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो नीचे को हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है ना। तो अब आप इसका जो डायग्राम बनाएंगे बच्चों, वैसे बनाएंगे, लाइक दिस, सॉरी, लाइक दिस।
तो यहां आपका क्या होगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, और ये आपका रिजल्टेंट वी नॉट आर हो जाएगा। यहां पर आपका परिणामी वी नॉट होगा रिजल्टेंट, और ये 5 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है? आप देखो, अब अगर यहां पर आप वी नॉट की वैल्यू निकालें तो वही वी नॉट इक्वल सेम होगा अंडर रूट वी नॉट आर स्क्वायर प्लस क्या वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल होल स्क्वायर। तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये आई नॉट आर स्क्वायर होता है, सब पढ़ा है अभी, ये होता है आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल होल स्क्वायर। तो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट बाहर ले लिया, आई नॉट अंडर रूट के अंदर क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस ही अंदर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। तो ये भी पूरा क्वांटिटी कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस को रिजेंबल कर रहा है, तो इसे आप लिख देंगे वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इनटू जेड, जहां पर जेड क्या है इंपीडेंस। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें, यहां पर पोटेंशियल करंट से पीछे है, यानी करंट आगे, करंट आगे, पोटेंशियल लैग कर रहा है, पोटेंशियल 5 डिग्री पीछे है। पहले वाले केस में पोटेंशियल आगे था 5 डिग्री, अब पोटेंशियल पीछे हो गया, तो आप लिख देंगे पोटेंशियल लैग्स बाय 5 डिग्री। पोटेंशियल 5 डिग्री पीछे होगा, बात समझ में आ गया? पोटेंशियल आपका 5 डिग्री पीछे हो जाएगा। ठीक है, अगर tan phi निकालना चाहे तो tan phi कितना आएगा, वही आएगा, ये XL माइनस XC माइनस XL उधर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा XC माइनस XL बाई R, ये tan phi आप निकाल सकते हैं, ये सही है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें लास्ट केस लेने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, रिजोनेंस में आएगा। तो थर्ड केस हम ले रहे हैं इसमें, व्हेन, को नोट करो। ठीक है, तो अब जो थर्ड केस हम लेंगे वो क्या है, व्हेन VL एंड VC, V नॉट L एंड V नॉट C बोथ आर सेम इक्वल, दोनों समान हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो तब क्या होगा बच्चों बताओ, कुछ आइडिया? कुछ आइडिया उस केस में, व्हेन केस नंबर 3, नाउ आई एम टेकिंग केस नंबर 3, V नॉट L इज इक्वल टू V नॉट C, इसका मतलब XL इज इक्वल टू XC। बच्चों ये दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए, इसका मतलब दोनों एक दूसरे, एक ऊपर है नीचे को, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल खाली एक ही डायरेक्शन में रहेगा, अब आपका V नॉट R ही रहेगा बच्चों। यानी अगर ये दोनों सेम हो जाएं पोटेंशियल दोनों का, तो आप सर्किट में केवल और केवल VR की ही वैल्यू रह जाएगी, दोनों की नहीं रह जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो केवल और केवल VR ही रहेगा सर्किट में, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। बच्चों कैसे, V नॉट इज इक्वल टू, ये दोनों जीरो हो गए ना, तो अब V नॉट इज इक्वल टू केवल क्या बचा आपका, V नॉट इंटू R बचा बच्चों, V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू R, ये इक्वेशन बन जाएगी। समझे इस चीज को? ये केस 3 है, when both are equal then both will cancel each other, so in that case क्या, in that case जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका रेसिस्टेंस का पोटेंशियल। क्लियर है? तो ये था थर्ड केस। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।